पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ वसूली होती है। कितनी खतरनाक बात है कि आज इंडिया में भी नौजवान नस्ल अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलने में बड़ा प्राउड महसूस कर रहा है। अगर आप अपनी नस्ल को इन तमाम नेगेटिव ट्रेड से, कैरेक्टर से बचाना चाहते हैं तो इनके दीनी तालीम का नज़म माखूल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात तशरीफ़ ले जा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो काफ़ी देर तक यहाँ बातों को सुना और बिलाखिर थक गए और वापस हो रहे हैं। जो हज़रात बैठे हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो प्रेसिडेंशियल रिमार्क को भी सुनने के लिए बैठे हैं। मुझे बड़ी हिम्मत मिली कि एक बड़ी तादाद में लोग प्रेसिडेंशियल रिमार्क को सुनने के लिए बैठे हैं। आप क्वालिटी ऑडियंस हैं, वरना मैं दिल्ली में भी इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करता हूं और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी, तो सदारती तकरीर का वही हाल होता है जो मुशायरे में सदारती कलिमात का होता है। हाँ, सदारती कलाम का। और यहाँ तो दो शानदार तकरीरें हुई, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब की, डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब की। मुझे खौफ ये था कि डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब की तकरीर के बाद हाउस खाली हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप बैठे हुए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आप वाकई कमिटेड हैं। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि फ़ेमी गुजरात वाकई आने वाले बरसों में मजबूत होगी और मिल्लत ही की नहीं बल्कि इस देश की भी खिदमत करेगी। हाज़रीन, मेरे ज़िम्मे सुबह से लेके अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसका गोया जिस्ट पेश करना है। तो मैंने ये तय किया है कि आपको यहाँ से जाते हुए किन पॉइंट्स को ले जाना चाहिए उन्हें मैंने नोट डाउन किया है और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैंने उन पॉइंट्स को 4 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट प्रोमिनेंस के एतबार से, अहमियत के एतबार से जो सुबह से डिस्कशन में आया, वो है हमारे तालीम का मकसद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, समाज, पेरेंट्स सब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी सुबह से नज़र आई और वो क्लैरिटी लेके हमको बढ़ना चाहिए। और वो क्लैरिटी ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच वाला होना चाहिए। यानी इल्म की दूई नहीं होनी चाहिए। दीनी इल्म और दुनियावी इल्म 2 खानों में हम तकसीम नहीं करेंगे। तो आज हम ये तय करके उठे यहाँ से कि हम जिस सिस्टम को प्रमोट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, वो सिस्टम होगा इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन का जिक्र NEP 2020 भी करता है और इसके डेफिनेशन को मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट के हवाले से बयान किया जाता है। एक जो बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है वो अमेरिकन एजुकेशनिस्ट की है, बेंजामिन ब्लूम जिसका नाम है। बेंजामिन ब्लूम ने 1960s में होलिस्टिक एजुकेशन को यूं डिफाइन किया था, इट इज एजुकेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। ये तालीम है दिमाग की, दिल की और हाथ की।
इसी तरह की डेफिनेशन गांधी जी ने भी पेश की थी। दरअसल यही डेफिनेशन इस्लाम की भी है। इस्लाम भी तालीम को कॉग्निटिव लेवल तक नहीं रखता, सिर्फ जहन और फिक्र के हद तक नहीं रहती तालीम। तालीम का ताल्लुक दिल से होता है, और हमारे एक प्रेजेंटर ने कहा कि इसका ताल्लुक रूहानी बालिदगी से भी है, इमोशनल क्वोशेंट को डेवलप करना है। और यकीनन आज के ज़माने में इमोशनल क्वोशेंट की काफ़ी कमी हो रही है, और हमारी नई नस्ल होलिस्टिक एजुकेशन से बड़ी दूर हो रही है। वो सिर्फ कॉग्निटिव एजुकेशन को एजुकेशन तस्वुर करती है, और हम भी वही तस्वुर करने लगे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को डिग्री मिल जाए और वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएं, काफ़ी है। इस्लाम इंसान को ह्यूमन रिसोर्स तस्वुर नहीं करता। ह्यूमन रिसोर्स तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एक हिस्सा होगा। हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एक हिस्सा नहीं है, हम खलीफतुल अर्ज हैं। तो खलीफतुल अर्ज हैं तो हमारे लिए उस लेवल पर पहुंचना है। और उस लेवल पर हम कैसे पहुंचेंगे? उस लेवल पर हम इंसानियत के लिए मुफीद बनकर पहुंचेंगे। तो इंसानियत के लिए मुफीद बनने के लिए हमको सालेहीन तैयार करना पड़ता है। तो द एंटायर process of integrated holistic approach of education is to prepare सालेहीन, to prepare noble soul। तो आज से हमारी इंस्टीट्यूशंस और हमारे घर में तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि हम नोबल सोल पैदा करेंगे, सालेहीन पैदा करेंगे। अब सालेहीन में एक डॉक्टर साले होगा, एक इंजीनियर साले होगा, एक प्रोफेसर साले होगा, एंटरप्रेन्योर साले होगा, लीडर साले होगा। तो ये हमारा तस्वुर होना चाहिए। इस क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये हमने सुबह से डिस्कस किया। इसको मरकज़ी तालीमी बोर्ड ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। इसका हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आप बाद में डॉक्टर साहब से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरा सिलेबस बना रहे हैं, करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें होता यह है कि हम बच्चे को सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करते हैं। आज हमारे स्कूलों में क्या होता है? हमारे स्कूलों में ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। किताब से बच्चे के दिमाग में ट्रांसफ़र किया जाता है इंफॉर्मेशन को। बच्चों को हम पेन ड्राइव बना रहे हैं, बच्चों को हम सिर्फ मार्क्सवादी बना रहे हैं। टीचर सिलेबस का गुलाम है, एग्जामिनेशन में कैद है। लेकिन हमारा जो सिस्टम होगा होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन, ये इन तमाम ख़यूत से आज़ाद होगा, और वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं करेगा, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी करेगा। सो दिस इज व्हाट द होलिस्टिक एजुकेशन इज। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी के लिए हमारे स्कूल की जो टीचरें होंगी वो सिर्फ टीचर नहीं होंगी, वो मेंटर्स होंगी, वो मुरब्बीन होंगी। मेंटर्स का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी करेगी टीचर, वो मोटिवेटर होगी, वो काउंसलर होगी। एक पूरा सिस्टम है जिसको हमने प्रपोज किया है। आप उसे हासिल कर लें और आप अपने इंस्टीट्यूशंस में उन्हें जारी करने की कोशिश करें। और यही डिस्कशन सुबह से हुआ है, बस हमने ये किया है कि उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 ये कि हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाहे दीनी मदारिस हो, कोचिंग सेंटर्स हो, प्री स्कूल्स हो, हायर स्कूल्स हो। इन स्कूल्स को हम सुबह से बात ये आई कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। हम में से हर शख्स ये कोशिश करे कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, मैं जिसका सरबराह हूं, वो अगले साल नेक्स्ट स्टेज पे चला जाए।
इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करना है, अपने आप को एम्पावर करना है। तो बात ये आई कि मिल्लत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और उनको चलाने वाले अफराद, इनमें प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। ये बात आई। और हम हमारे कंट्री के तूलो अर्ज में जाते हैं, देखते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो बड़ा अफसोस होता है कि 80%, मैं जरा सा तकल्लुफ से काम ले रहा हूं, 80% इंस्टीट्यूशंस जो मुसलमान चलाता है उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। हम अगर इस इंस्टीट्यूशन को एज ए बिजनेस एंटिटी भी चला रहे हैं तो उसमें एक एतबार से कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उसको भी एज एन एंटरप्राइज नहीं चला रहे हैं। हम सम टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि छोटा जो ट्रेडिंग सेंटर होता है ना, छोटी दुकान, उस तरह का हम काम करते हैं और मुतमईन हो जाते हैं कि मैं तो बड़ा अच्छा चला रहा हूं। तो हम ऐसे अफराद से ये कहते हैं कि आप जिस अंदाज से भी अपनी संस्था और इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो बड़ी लायक तहसीन है। वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बट हमारी ख्वाहिश ये है कि आप और टैलेंट्स और प्रोफेशनलिज्म एक्वायर करके अपने इंस्टीट्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, इसलिए कि बहुत पोटेंशियल्स है, बहुत स्कोप है। तो उसके लिए हमको स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बदलना होगा। 80% ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होता है, ऑटोक्रेटिक होता है। आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल से निकलकर डेमोक्रेटिक स्टाइल पे आइए, आपकी इंस्टीट्यूशन 5 साल के अंदर अंदर डबल हो जाएगी, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो ये करना है, इसकी तफसीलात है, इस पर भी हम आपकी हेल्प करेंगे, फेमी आपकी हेल्प करेगी, और इस तरह दूसरे संस्थाएं भी बनाई जा रही हैं मिल्लत की जानिब से, जो आपके इंस्टीट्यूशन को असेस करेंगी और बताएंगी कि आपके पास क्या गैप्स हैं, उन गैप्स को कैसे दूर किया जाए। इसी तरह की एक संस्था की क़यादत आली जनाब मुश्तबा फारूक साहब करते हैं, एडू पावर के नाम से, और उसमें उसके सदर जनाब अब्दुल कदीर साहब हैं, उसका नाम है शाहीन एडू पावर। आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये हमको काम अंजाम देना है। उसके अलावा तालीमी मैदान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमें एम्पावर करना है। तो मैनेजमेंट के बाद जो दूसरे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो टीचर्स हैं। टीचर्स एम्पावरमेंट के सिलसिले में भी सुबह से गुफ्तगू हो रही है, जिसे हम बिल्कुल मिनिमम सैलरी दे रहे हैं, वो किस तरह परफॉर्म करेगी, बातें आई। हमारे इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं के बराबर है, और हम ये समझते हैं कि पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, किताब है, गाइड बुक है, बस क्वेश्चन आंसर लिखाना है, पढ़ाना है, इसके लिए पैसे काहे को देना है, ये हमारे पास तस्वुर है। टीचर भी वैसी है, टीचर भी यही तस्वुर करती है कि मैं जिस तरह पढ़ी थी मैं उसी तरह पढ़ाऊंगी। कौन सा बड़ा कमाल है। हम ये नहीं जान रहे हैं कि पेडागोजिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिसेस बदल चुके हैं, नया और जदीद तरीका आ चुका है, लेकिन हम तो जानते नहीं, हम उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, इसी तरह पढ़ो।
अब इस तरह का तरीक़ा नहीं है। तो हमारे टीचर्स को ट्रेन करना है, नया अंदाज उन्हें सिखाना है, उन्हें आईसीटी से कनेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। गुज़िश्ता दिनों टीचर्स के एक बड़े प्रोग्राम में शरीक था। मैंने सवाल किया कि आप टीचर्स हैं, आप बताइए कितने एजुकेशनल ऐप को आप जानते हैं। जवाब बिल्कुल कम टीचर्स दे पाए। अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर्स का एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने पूछा कि आप अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करती हैं, तो एक टीचर ने जवाब दिया। बकिया तकरीबन 60-70 टीचरों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आईसीटी और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लाताल्लुक। तो हमें उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाना है। उसके बाद आइए, एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं पेरेंट्स। आज पेरेंट्स और स्कूल की रिलेशनशिप बड़ी अजीबोगरीब है। पेरेंट समझता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल ओनर इज ए वेंडर और मैं बायर हूं, मैं उससे शिक्षा खरीद रहा हूं अपने बच्चे के लिए। तो संस्था और पेरेंट्स का जो रिलेशन बन गया है वो बायर एंड वेंडर का बन गया है। उसमें टीचर एक सेल्स पर्सन है। मां बोलती है बच्चे को होमवर्क नहीं दे रहे हैं, अब ये होमवर्क देना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मां डिमांड करती है टीचर उसी तरह ईल्ड होती है। तो हमारे पूरे माशरे में द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज ड्राइवन बाय पेरेंट्स। तो इसको खत्म होना है। खत्म कैसे होगा? खत्म आप पेरेंट को एजुकेट करके करेंगे। आज नो डाउट पेरेंट टीचर की मीटिंगें हमारे पास होती हैं, लेकिन याद रखिए पेरेंट टीचर मीटिंग करिए आप। मैं भी जानता हूं पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है, मैं हिस्सा रहा हूं इस सिस्टम का। पेरेंट टीचर मीटिंग में सिर्फ वसूली होती है। ओके, पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट को एम्पावर नहीं किया जाता। आप पेरेंट को एम्पावर कीजिए, पेरेंट आएगी। तो हम पेरेंट को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, हम पेरेंट से शिकायत करते जा रहे हैं। अगर हम एक रोबस्ट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं और सालेहीन प्रोड्यूस करना चाहते हैं और इस देश की खिदमत करना चाहते हैं और इस देश को रियली हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने पेरेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा। तो पेरेंट को एजुकेट कीजिए। उसकी बड़ी तफसीलात हैं, कभी और मैं इंशाअल्लाह मौका मिला तो बताऊंगा। आखिरी जो स्टेक होल्डर है, आखिरी जो पहिया है, वो है बच्चे। स्टूडेंट के ताल्लुक से भी बातें आई, मुअज़्ज़िज़ीन ने बातें रखी। जो उभर कर बात आई वो ये कि हमारे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर होती नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि क्या क्या कोर्सेस करना है। वो एक ऐसी दुकान के बायर हैं जहां दो ही किस्म के शर्ट अवेलेबल हैं, ईदर ब्लैक और वाइट। या तो वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। और हमारे पास ये धारणा बनी हुई है कि अगर कोई बच्चा साइंस नहीं कर सकता तो दूसरे नंबर पे कॉमर्स। ये समझ लिया गया है कि कॉमर्स इज अ इजियर सब्जेक्ट देन दी साइंस। हालांकि ऐसा नहीं है। स्वयं खान साहब होंगे यहाँ, चार्टर अकाउंटेंट, वो बताएंगे कि साइंस से टफ कॉमर्स है। और आप निकाल के देखिए, साइंस से ज्यादा फेल होने वाले लड़के कॉमर्स में होते हैं। तो ये हमारी धारणा है। और अगर किसी का बेटा बीए पढ़ रहा है और मैं पूछ लूं कि जनाब आपका बेटा क्या पढ़ रहा है, तो जवाब मिलेगा तनवीर भाई पढ़ाने की बड़ी ख्वाहिश थी, नहीं पढ़ रहा बच्चा।
अरे अगर नहीं पढ़ रहा तो फिर क्या फल्ली बेच रहा है? तो बोलेंगे नहीं सर बीए कर रहा है। यानी बिल्कुल बीए थर्ड क्लास हो गया है ह्यूमैनिटीज। तो हमको बच्चों की काउंसलिंग करना है और बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंट की भी करना है। बेचारे पेरेंट को ही नहीं मालूम कि क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह सिस्टम बदल रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पर भी हम बार बार ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्रामों को रखना है जिसका जिक्र आया। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे और फेमी भी इसमें ताउन करेगी। हमारा नेशनल लेवल पे एक इदारा है सीटैक के नाम से, जो आपके लिए हमेशा तैयार है। हमारे पास फुल टाइमर मौजूद है, आपके पास आएंगे, आपके बच्चों को गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। कैरियर काउंसलिंग, तो ये मेरे दूसरी कैटेगरी की चीजें थी जो सुबह से डिस्कशन में आई। तीसरी कैटेगरी में जो चीज है वो है हमारे इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, समाज, ये सारे मिलकर पॉलिसी इंटरवेंशन में भी काम करना है। हम सिर्फ नेगेटिव काम करने के आदी हो चुके हैं। साहब गीता पढ़ाने का हुक्म आया, हम रिएक्ट करने लगे। हम क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ अपने आप को इंगेज करके हम पॉलिसीज देते हैं, प्रपोजल्स देते हैं। माना कि आपको गवर्नमेंट नहीं मानेगी आपकी बहुत सारी चीजें, लेकिन मानेगी भी। क्या हमने कभी ऐसी कोशिश की है? हमने कोशिश नहीं की है। और जब हम कोशिश करते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है। अभी जैसा मुश्तफा फारूक साहब NIOS के बारे में बता रहे थे, NIOS के सब्जेक्ट्स के बारे में, हमने ये कोशिश की कि NIOS के सब्जेक्ट में इस्लामिक स्टडीज को शामिल किया जाए। उसके लिए परसुएशन किया। तो अभी हमारी मीटिंग हुई है गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन ऑफ NIOS से, और उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया कि हम इस्लामिक स्टडीज को इनकॉर्पोरेट करने, एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का जरूर सोचेंगे। तो हमें कोशिश करना है, इंगेज करना है अपने आप को। ये हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैदान है पॉलिसी मेकिंग का और गवर्नमेंट के साथ इंगेज होने का, इसको भी हम अंजाम दें। आखिरी बात, कबल इसके कि चिट्ठी आ जाए जी। अच्छा, एग्जम्प्टेड, अच्छा कोई बात नहीं, चिट्ठी नहीं आएगी तो लोग उठना शुरू हो जाएंगे। तो आखिरी बात सुन लीजिए, ये कि एजुकेशन कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहता है साहब। ये बातें भी सुबह से आई। एजुकेशन का ठेका सिर्फ खदीर साहब ने नहीं लिया है, एजुकेशन का ठेका चंद लोगों ने नहीं लिया है। और ना एजुकेशन इम्पार्ट करना जामिया मिल्लिया की वाहिद जिम्मेदारी है, AMU की जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह की। एजुकेशन पूरे मिल्लत में एक मिशन के तौर पर उभरना है। अगर ये मिल्लत का एजेंडा नहीं बनता है तो फिर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। आज तालीम को हमने आखिरी दर्जे में रखा है और चंद लोगों के हवाले कर दिया है कि इफ्तिखार साहब आप करिए, ये मेरा काम है, आप तो कर ही रहे हैं, पूरे समाज का काम है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए और मिल्लत अपने एजेंडे में शामिल कर ले इसको। आज मिल्लत के एजेंडे में तालीम सिर्फ जुबान पर होता है। कितने ऐसे पढ़े लिखे अफराद हैं जो तालीम का बजट बनाते हैं? नहीं बनाते तालीम का बजट। रमजान आ जाता है,
कपड़ों के लिए बजट बन जाता है। बच्ची का अकीका होता है, किसी ने कहा वलीमे का इंतजार, तो अकीके के साथ ही अक़्द और वलीमे का बजट शुरू हो जाता है। बैंक में पैसे जमा होने लगते हैं। एजुकेशन का कोई बजट नहीं, एजुकेशन पे खर्च करने के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि बड़ी बखालत। एक किताब अगर बच्चा खरीदता है अदर दैन टेक्स्ट बुक, तो बाप बोलता है स्कूल की किताब पढ़, ये क्यों खरीद रहा? दिस इज द एटीट्यूड। बीवी किताब खरीदती है तो हस्बैंड बोलते हैं वो पिछले साल ही खरीदे थे, और क्या है, घर में है ना वो किताब, हालांकि वो किताब आए 1 हफ्ता होता है। किताबों का, तालीमी माहौल का कोई हमें ख्याल नहीं। ये आपको कल्चर अपने घरों में पैदा करना है। अब लोग बोलते हैं कि साहब किताब, अब मोबाइल आ गया ना, तो ये तो बहाना है साहब। किताब यूरोप में भी बिक रही है, किताब अमेरिका में भी बिक रही है, किताबें हिंदुस्तान में भी बिक रही हैं। किताब सब खरीद रहे हैं, लेकिन किताब खरीद कौन नहीं रहा है? मुसलमान। मैं और आप किताब नहीं खरीदते, बहाना बनाते हैं कि नहीं साहब हम मोबाइल में देख लेते। मोबाइल में सिवाय व्हाट्सएप के कुछ नहीं देखते। हमने मोबाइल फोन का बहाना बना लिया है और किताबों से हमारी दिलचस्पी कम हो गई है। घर में एक तालीम का माहौल पैदा करें, नो मोबाइल टाइम डिक्लेयर करें। जब घर में एक तालीम का माहौल होगा तो फिर हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। फिर बात आई कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में कि हमारे पास जो स्पेसेस अवेलेबल है, चाहे वो मस्जिद का स्पेस हो, चाहे वो मदारिस का स्पेस हो, चाहे वो फंक्शन हॉल्स का स्पेस हो, इन तमाम स्पेसेस को हम तालीम के लिए इस्तेमाल करें, क्रिएटिव आइडियाज तलाश करें और बच्चों के छोटे कैबिन से लेके बच्चों को तालीम स्टडी करने के मौके मस्जिदों में प्रोवाइड करें और उसके लिए खोल दें। इसी तरह कितनी अच्छी बात एक साहब ने कही कि मस्जिद के लिए एसी लगाया जाता है लेकिन किसी स्कूल के नहीं लगाया जाता। अच्छा, स्कूल के लिए इसलिए नहीं लगाया जाता है कि स्कूल को समझा जाता है कि ये फलां साहब का, तनवीर साहब का स्कूल है, इसमें क्यों लगाएं भाई, इसकी आमदनी तो वो खा रहे हैं। ये भी किसी हद तक सही है। पहले कभी अंजुमनों के स्कूल खुला करते थे, अंजुमनें हुआ करती थी। आजकल मिल्लत ऐसी बांझ हो गई है कि एजुकेशन में कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत कम हो रहे हैं। फैमिली ट्रस्ट, दोस्तों का ट्रस्ट, इसी के जरिए स्कूल खुल रहे हैं। अंजुमन इस्लाम पहले जो हुआ करते थे, कम्युनिटी एफर्ट्स हुआ करते थे, कम्युनिटी एफर्ट्स कम हो गए हैं। और मुझे मेरे स्कूल में एसी लगाने के लिए नहीं मिलता, लेकिन बड़ी मैं माजरत के साथ कहता हूं, जो सिचुएशन स्कूल की है वही सिचुएशन मदरसे की भी है। मदरसा कौन सा पब्लिक है, वो भी तो मोहतमिम साहब का हो गया है। चंद मदारिस हैं जो कम्युनिटी के हैं। खैर, उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। नेक काम में हम कोलैबोरेटिव एफर्ट करें, स्कूलों में ताउन करें, टीचरों की तनख्वाहें बढ़ेंगी। आखिरी बात, एक बहुत बड़ा मसला स्कूलों में टीचरों का है। इस मसले को हल करने के लिए एक संस्था है टीच फॉर इंडिया। टीच फॉर इंडिया के मॉड्यूल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमारी बहुत सारी बेटियां बहनें ऐसी हैं जो ग्रेजुएट हैं, शादी के बाद घर में बैठती हैं और क्या करती हैं, मोबाइल फोन में मसरूफ रहती हैं। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं, बल्कि हम उनका एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि वो विद्या वॉलेंटियर्स बन जाएं।
रजाकाराना तौर पर स्कूलों में जाएं और कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएं, एक लैंग्वेज और दूसरी मैथ्स। ये 2 सब्जेक्ट में बच्चों को इंप्रूव कर देंगे तो बच्चा घोड़े की दौड़ से आगे बढ़ जाएगा। तो टीच फॉर इंडिया के मॉड्यूल को हम अडॉप्ट करें और उसकी शुरुआत करें। अहमदाबाद कुड बी द फर्स्ट सिटी, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। टीच फॉर इंडिया का जो बेस है वो पुणे में है। आप वेबसाइट पर जाइए, देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम है। और हम जो बार बार कहते हैं कि हम इकरा वाले हैं, हम फला हैं, हम ये हैं, हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। जिनके पास इकरा नहीं है वो हमसे कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड लड़कियां अपने आप को सैक्रिफाइस करके टीच फॉर इंडिया में अपना वक्त लगा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। 20,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, रिजाइन करके आती हैं, कहती हैं कि मैं 3 साल अपनी सेवा दूंगी। तो ये हमारी बहनें करना चाहिए, इसका कोई सिस्टम बनाना चाहिए। हम इज्तिमात में दिलचस्पी लेते हैं लेकिन इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। तो बहरहाल ये चंद बातें थी। आखिरी बात, आखिरी कहकर ये तीसरी हो गई। ओके, अब यकीनन आखिरी है। ठीक, चौथी आखिरी जी। अगर आप कहते हैं कि काफी है तो बैठ जाता हूं, वरना सुन लीजिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमको होलिस्टिक अप्रोच अख्तियार करना है। आज नई नस्ल के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। हमारी जो नई नस्ल है उसके अंदर जो कैरेक्टर जन्म ले रहे हैं उसको आप सीरियसली सोचना है। हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेजी के साथ हेडोनिज्म का शिकार है। हेडोनिज्म मतलब दुनिया परस्ती। उसको सिर्फ माल अब दिख रहा है और शायद हम भी उसको ऐसी तरबियत दे रहे हैं, जाने अनजाने में। क्योंकि घर में बच्चा सुनता है माल की बात होती है, अम्मी भी वही कहते हैं, अब्बा भी वही कह रहे हैं, अंकल आंटी भी वही कह रही हैं, नानी दादी भी वही कह रही हैं। तो बच्चे की अपब्रिंगिंग सब ऐसी हो रही है। तो नंबर 1 हेडोनिज्म का शिकार है। नंबर 2 हमारी नई नस्ल नार्सिस्ट भी होती जा रही है। नार्सिस्ट मतलब खुद पसंदी। सेल्फी कल्चर वही है कि सेल्फी लेके खुश होता है कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं। अब उसी सेल्फी में एक टर्म यूज होता है, उसका नाम है पाउट। जानते हैं आप लोग? अब पाउट का माना इंतहाई खराब है। हमारे मुसलमान बच्चे भी बोलते हैं सेंड योर पाउट। मैं उसके माने यहां बयान नहीं कर सकता। हमारी बहनें भी, वैसे आप भी काफी इस काबिल, मतलब ये मुनासिब नहीं कि आपके सामने बताऊं उसको। आप गूगल करके देख लीजिए, होमवर्क। तो हमारी नस्ल नार्सिस्ट हो रही है। सेल्फी के आगे क्या? मैं, और बड़े शहरों में मैं के बाद मेरी गर्लफ्रेंड। अगर लड़की है तो मैं के बाद मेरा बॉयफ्रेंड। अगर किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको बड़े अमेजिंगली पूछा जाता है। और ये अभी 9th-10th के बच्चे पूछ रहे हैं, ओ यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं है तो समझा जाता है कि वो किसी और दुनिया से आया हुआ है, यहां का तो है नहीं है, एलियन। और फिर उसके साथ सबसे ज्यादा गमगीन कब होता है बच्चा? क्यों भाई, क्या बात है? नहीं, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। व्हाई? नो, ब्रेकडाउन। क्या है, ब्रेकडाउन है या ब्रेक
ब्रेकअप है। देखिए मैं टेस्ट कर रहा था। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द सिटीज लाइक अहमदाबाद, मुंबई, सूरत। ओके, तो ये कौन? ये हमारी नस्ल। आज हम उन पर हंस रहे हैं, लेकिन ये बड़े होकर क्या होंगे? नार्सिस्ट। उसके बाद सैडिस्ट। सैडिस्ट किसे कहते हैं? दूसरों को अजियत देकर खुश होना। उसकी अदना मिसाल ये है कि मैं अतराफ ऑब्जर्व करता हूं कि बच्चा जब छोटा होता है कुत्ते को मार के खुश होता है। ये उसका वहां से डेवलपमेंट हो रहा है। सैडिस्ट एटीट्यूड। घरों में सैडिस्ट एटीट्यूड। ओके, चाचा आते हैं तो चाय नहीं मिलती, मामू आते हैं चाय मिलती है। ये भी एक टाइप ऑफ सैडिस्ट एटीट्यूड। तो सैडिस्ट एटीट्यूड बढ़ रही है। फिर और क्या बढ़ रही है? इन सब के साथ एथिज्म। कितनी खतरनाक बात है कि आज इंडिया में भी नौजवान नस्ल अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलने में बड़ा प्राउड महसूस कर रहा है। चाहे वो एक हो, अगर एक नौजवान भी इस धरती पे अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलता है तो उसके जिम्मेदार मैं और आप। और ऐसे कितने हैं? आप वेबसाइट देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। अगर आप अपनी नस्ल को इन तमाम नेगेटिव ट्रेड से, कैरेक्टर से बचाना चाहते हैं तो इनके दीनी तालीम का नज़म माखूल करना है। इसके लिए हमने मरकजी तालीमी बोर्ड की जानिब से एक चेन शुरू किया है जिसका नाम है इस्लामियात दीनी मकातिब। मेरी गुजारिश है कि आप अपने महल्लों में इसको शुरू करें, अपने स्कूलों में शुरू करें और हमारी अपनी नस्ल की इसके ज़रिए हिफाजत करें। मैं एक बार आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज दिन भर का सेशन आपके लिए बहुत मीनिंगफुल रहा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस पूरे इजलास के ज़रिए इंशाअल्लाह हम गुजरात में एक तालीमी इनकलाब लाएंगे। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप फेमी के साथ जुड़ जाएं और कंधे से कंधा मिलाकर गुजरात को और हिंदुस्तान को तालीमी एतबार से लीडर बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।